पहली टीवी जर्नलिस्ट जो ईरान होकर आई, जिन्होंने वहाँ के हालात देखे। TV9 भारतवर्ष तेहरान पहुंच चुका है। ईरान से हम लगातार रिपोर्टिंग करेंगे अब। ईरान पहुंचने के लिए देखिए एक बड़ा चैलेंज ये था कि हम जाएंगे कैसे। क्या दिखा आपने जब आप तेहरान की गलियों में घूम रही थी? देखिए तेहरान में आपको ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं दिखाई देता जितना हमने सुना कि इतने स्ट्राइक्स हुए। या ये भी एक थ्योरी कही जाती है कि अगर खामनेई को रमज़ान के दिनों में नहीं मारा गया होता तो शायद जिस तरह से आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा गया है, जिस तरह से उनको असैसिनेट किया गया है, उसके बाद से लोगों के अंदर ये फीलिंग है कि जहाँ खामनेई साहब की को मारा गया, सुमेरा वहाँ पे भी होकर के आई। सुबह शाम रात दिन वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। नहीं, लेकिन वो बड़ी इतनी फिल्मी डायलॉगबाजी दोनों तरफ से हो रही थी कि तुमने शुरू किया है युद्ध, खत्म हम करेंगे। कि जहाँ ये लिखा हुआ है कि युद्ध भूमि में तुम हो, वहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी, देश की जिम्मेदारी हमारी। जो महिलाएं क्या सोच रही हैं वहाँ की और कैसे रहती हैं? वर्क फोर्स में ज़्यादा है, आप लिटरेसी में ज़्यादा है, और डिवोर्स रेट आपको पता है क्या है तेहरान का? लेकिन इस वॉर सिचुएशन में हिंदुस्तान उनका दोस्त है, मतलब वहाँ की पब्लिक, मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर लोग हमारे बारे में फील कर रहे हैं, इसका उन्हें एहसास है। तो देखिए, दो देशों की लड़ाई और उस लड़ाई का असर 200 देशों पर, भारत पर भी है। लेकिन कई बार मुझे ये लगता है कि जो एपी सेंटर है वहाँ का माहौल कैसा होगा, लेकिन जब वहाँ के माहौल के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं क्यों ना कोई एक ऐसा आदमी मिल जाए जो वहाँ का माहौल देख करके आया हो। तो वैसा आदमी है और हमारे पास हैं। एक पहली टीवी जर्नलिस्ट जो ईरान होकर आई, जिन्होंने वहाँ के हालात देखे, जो वहाँ पे तकरीबन एक हफ्ता वहाँ गुजार करके आई। सुमेरा खान हमारे साथ हैं। बिल्कुल आशीष, वाकई हम लोग भी यही सोच रहे थे और यही कोशिश थी कि ईरान नहीं देखा है लोगों ने। तो सुमेरा जी, जब मैंने ये ईरान का इंट्रोडक्शन दिया तो थोड़े गूज बम्स हुए आपको? अभी भी वो मेमोरी आई? क्योंकि जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जद्दोजहद थी कि वहाँ पहुँच पाएँ आप। बहुत लंबे वक्त से कोशिश की और बहुत जद्दोजहद की कि हम बाकी तमाम जगह लोग जा रहे थे, पहुँच रहे थे, ईरान में पहुँचना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो वो करना एक चैलेंज था, वो किया तो फिर वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि लगता है। जैसे मतलब वो मेमोरी आपको बड़ी रोमांचित करती होगी, मेरे ख्याल से बहुत साल तक करती रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने आपको टीवी पे देखा और TV9 भारतवर्ष में जब आप दिख रही थी तो हमारे व्यूअर्स भी बड़े परेशान थे, बड़े चिंतित थे आपको लेकर के कि आप इस वक्त ऐसे हालात में वहाँ पे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे आप ईरान पहुँची कैसे, क्योंकि ये भी लोग जानना चाहते हैं। ईरान पहुंचने के लिए देखिए एक बड़ा चैलेंज ये था कि हम जाएंगे कैसे, क्योंकि आपका ईरान का एयर स्पेस नहीं खुला है। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो कुछ कंट्रीज से ही जारी हैं, मतलब ओमान से जा सकते हैं आप, तुर्की से जा सकते हैं, टर्की से जा सकते हैं। तो 2-3 कंट्रीज़ हैं जहाँ से फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं, बट फिर वहाँ का वीज़ा चाहिए आपको, टर्की का वीज़ा मिलने में वक्त लगेगा। तो हमने ये कोशिश की कि हम इराक़ के रास्ते चले जाएं, और वो इसलिए भी कि अगर लेट्स से एयर स्पेस कभी बंद हो जाए, वो इसलिए भी था कि ओमान के रास्ते भी जा सकते थे, बट ये कि एयर स्पेस अगर, और हम जब प्लान कर रहे थे तब तक ये वाला एयर स्पेस भी नहीं खुला था, मतलब टर्की वाला और ओमान वाला भी नहीं खुला था, मतलब 2-3 फ्लाइट्स भी नहीं ऑपरेट हो रही थी, नेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट होनी शुरू हुई थी। तो ये भी सोच थी कि हम इस वजह से लैंड रूट चुने, मतलब इराक़ पहुँच जाएँ और इराक़ से लैंड रूट से ईरान में एंटर हों। तो उससे ये होगा कि अगर एयर स्पेस बंद भी हो जाएगा तो हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि हम लैंड रूट से ईरान में जा सकते हैं। ओमान चले गए तो फिर लैंड रूट का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आपने इराक़ चुना? तो इसलिए इराक़ चुना। देखिए, इराक़ अपने आप में एक लोगों को बड़ा रोमांचित करता है। आप इराक़ गई और इराक़ से आप बाई रोड गई ईरान, आप ये कह रही हैं? तो 48 आवर्स, 48 घंटे में, मतलब मैं 48 घंटे तक आई वॉज अवेक, हम जाग रहे थे, सफ़र कर रहे थे कॉन्स्टेंटली। इट वॉज अ 48 आवर जर्नी टू रीच तेहरान। हम तेहरान में जब पहुंचे तो 48 घंटे हो चुके थे, तो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। तो आप पहले तो ये बताइए कि वो जो 11-12 घंटे का आपका सफ़र जो इराक़ से ईरान की तरफ था, वो कैसा था, कितना थ्रिलिंग था? एक तो ये कि देखिए ईरान पहुंचने के लिए हम
इंटरनेट नहीं होगा आपके पास, तो आपको पता है कि आप एक बार ईरान बॉर्डर में एंटर कर जाएंगे तो आपके पास फ़ोन नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, टिल यू रीच अ पॉइंट, टिल यू रीच आप बिल्कुल, तेहरान किसी पहुँचे, किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं है आपका। कम्युनिकेशन किसी से नहीं हो पाएगा। हम एक बार तेहरान पहुंच जाएंगे तो फिर कुछ आप कोशिश कर सकते हैं ना कि आपके पास सिम आए, आप कहीं से बात कर सकें। लेकिन बगदाद से आपको पहले तो बगदाद एयरपोर्ट पर लैंड करें, जैसे ही हमने लैंड किया तो ये हुआ कि हम दोपहर के वक्त किसी वक्त वहाँ पे हमने लैंड किया तो आपको बॉर्डर क्रॉस करना है। अगर हम बॉर्डर आज क्रॉस नहीं करेंगे तो हमारा एक दिन लूज हो जाएगा, तो आप चाहते हैं कि आप उसी दिन जल्दी से जल्दी आप जर्नलिस्ट का एक हाँ कोशिश होती है कि आप फटाफट जल्दी से पहुंच जाएं। तो हमने लैंड करते ही एयरपोर्ट से ही सीधे हम मेहरान बॉर्डर है जहाँ से क्रॉस करा हमने ईरान में जाने के लिए। और ये वो वाला इलाका है जो खुजिस्तान का इलाका है, इराक से लगता हुआ, जहाँ पे कुर्द्स और इनके बारे में आप बार बार सुनते हैं कि वो बहुत एक्टिव हैं, जो ईरान के ख़िलाफ़ भी हैं, और जिनके लिए कोशिश भी शुरुआत में की थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई ये इनमें कुछ बगावत हो जाएगी, जो नहीं हुई। बिल्कुल। लेकिन वो इलाका है जो आप जब इराक से ईरान में एंटर करते हैं तो आपको वो इलाका क्रॉस करना वो इलाका क्रॉस करना था। बट हम पहले इराक में बगदाद एयरपोर्ट से सीधे हम बॉर्डर के लिए निकले, मेहरान बॉर्डर के लिए। और क्योंकि वो 2-2.5 घंटे में हमें क्रॉस करना था और हमें शाम से पहले, मतलब बॉर्डर बंद हो उसके पहले वी वांटेड कि हम क्रॉस कर जाएं, तो इस वजह से हमने खाना भी रास्ते में खाया। मतलब ये था कि लंच के लिए भी नहीं रुके, हम बस एयरपोर्ट से निकले, गाड़ी में बैठे और चलते हुए ही मतलब टेक अवे कहीं पे रुक के रास्ते में लिया खाना और सीधे बॉर्डर पहुँचे और फिर बॉर्डर क्रॉस किया। अच्छा, फिर आपके पास चुनौती भी है ना कि आप ईरान में एंटर करें तो ऐसा हो सकता है कि वो कोई ऑब्जेक्शन कर दें, 4 सवाल पूछ लें। तो उस बॉर्डर पे आपको कोई किसी ने रोका, क्या हुआ? नहीं हुआ तो नहीं, ये नहीं हुआ। दे डिड आस्क भाई इराक वीज़ा वगैरह पूछा आपसे, और फिर कोई चेतावनी किसी तरीके की दी गई कि वहाँ खतरा है, आप क्यों जा रही हैं, कैसे आप नहीं, ये भी नहीं हुआ। इराक से तो इजीली आपने क्रॉस कर लिया। ईरान में हमें था कि ईरान वाले हो सकता है 4 सवाल पूछें या कुछ वहाँ पे कुछ क्वेश्चन। इराक में लोगों से आपको बातचीत का मौका मिला? इराक में बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि हम सीधे एयरपोर्ट से हम सीधे बॉर्डर पर जो ही कैब गए। ड्राइवर तो आपके बस थे जो हमारे ड्राइवर थे वो थे, उनके लिए भी बड़ा शॉकिंग होगा उस समय कि आप ऐसे हालात में ईरान कोई क्यों जा रहा है। ड्राइवर जो था उनसे बल्कि हम लोग बीच में कहने भी लगे, वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे थे उस वक्त, तो हमें भी लग रहा था कि कोई बात नहीं, तेज़ चला लेंगे। इराकी ड्राइवर वैसे अगर आप कभी इराक जाएं तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं और गड्ढा सड़क का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। मगर उस वक्त तो हमें भी ये था कि 2.5 घंटे हैं तो हमें पहुंचना है, तो कोई बात नहीं, चला रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा बल्कि भाई आप जिस स्पीड से चला रहे हैं ये तो ऐसा लग रहा है कि यहीं से लॉन्च कर देंगे, गाड़ी ही लॉन्च ना कर दें, कहीं ईरान बॉर्डर में पहुंचा दें हमें। तो बट वो भी जा चुके थे पहले कभी ईरान, तो उनका कि अगर मेरे पास होता ना, मैं वक्त होता या तो मैं आपको ले ही चलता, मैं ही ले जाता आपको तेहरान तक। तो हमने कहा नहीं भाई, आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, हम आगे दूसरी ही गाड़ी से चले जाएंगे, क्योंकि उनके साथ जाने में तो मुझे काफ़ी ख़तरा दिखाई दे रहा था। बट ये कि वो इराकी थे और ईरान जाते रहे हैं पहले, और फिर वो जिक्र करने लगे हमसे मेहरान बॉर्डर का, क्योंकि वो जो बॉर्डर जहाँ से हम ने क्रॉस किया वो बॉर्डर एक वक्त एक अर्बईन वॉक होती है इराक में, जो कि रिलीजियस वॉक है, करबला और यहाँ सब लोग आते हैं। तो ईरान के बड़ी तादाद में लोग अर्बईन वॉक के लिए आते हैं। तो वो ये मेहरान बॉर्डर से आते हैं काफ़ी लोग ना, जो लैंड रूट से आते हैं वो इस बॉर्डर से आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर उस वक्त हो जाता है, बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग या हज़ारों की तादाद में लोग इसे क्रॉस करते हैं। तो वो हमें उसका जिक्र करने लगा कि आप अभी जा रही हैं, अभी तो बहुत सुकून है, मतलब इस वक्त ना आपको भीड़ नहीं दिख रही है, बट ये जब अर्बईन होता है तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और बहुत मुश्किल होता है। तो वो सब वो हमें किस्से सुनाते रहे। तो आप पहुंची फिर तेहरान? हमने ईरान बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमने कोशिश की कि हम जो है फ़ोन करें एक कम से कम एक अपने घर वालों को फ़ोन कर दें, दफ्तर में। तो पहला कम्युनिकेशन आपका मेरे ख्याल से 24 घंटे के बाद घर में कोई कम्युनिकेशन हुआ, या ऑफिस में भी हमें याद है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत लेट हुआ? उस वक्त मैंने ट्राई किया और हमारी बात नहीं हुई। मतलब मेरी आई ट्राइड कॉलिंग हमारे जो मैनेजिंग एडिटर हैं उन्हें, और मेरा नंबर बंद हो गया। तो फिर आई ट्राइड कॉलिंग फ्रॉम अनदर नंबर, वो बात नहीं हो पाई और फिर फ़ोन बंद ही हो गए क्योंकि हम क्रॉस कर चुके थे बॉर्डर। फिर तो हमें, और जो हमें दूसरी गाड़ी मिली उन्होंने कहा अब हम सीधे जा रहे हैं तेहरान। तो अब हम सीधे तेहरान के लिए निकल पड़े उसके बाद, और 12 घंटे की जर्नी थी। तो ये था कि अब सीधे, अब यहाँ से अब आप सुबह तेहरान पहुँचेंगे, तो हम सीधे फिर तेहरान के लिए चल पड़े। और अब इंटरनेट भी आपके पास नहीं है, आपके पास फ़ोन भी नहीं है, तो अब तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग या आफ्टरनून तक ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो थोड़ा एक लग रहा था कि एवरीबडी वुड बी वरीड, सबको परेशानी हो रही होगी कि भाई एक बार पहुँच जाएँ, बात हो जाए। तो बात तो अब तभी होगी जब तेहरान पहुँचेंगे।
तो ये इंटरेस्टिंग जर्नी अब तेहरान से शुरू होती है, हाँ। क्योंकि जो सारा अनुभव है वो तेहरान, हम लोग भी तेहरान के बारे में जानना चाहते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग ये हुआ कि हम एक जगह डिनर के लिए रुके और हम जी। रुके डिनर के लिए जिस शहर में वो लारिजानी जो है उनका शहर इलाका है, उनका शहर है, वहाँ हम रुके डिनर के लिए। और डिनर के लिए हम जहाँ गए, जिस रेस्टोरेंट में हम खाने के लिए गए, वहाँ उन्होंने हमें रात बहुत लेट हो गया था, आई थिंक 11 बज रहे थे, बट वो लास्ट लोग थे जिनको वो सर्व कर रहे थे, बट दे वर वेरी अकोमोडेटिंग कि हमने उनसे जब कहा कि भाई खाना वाना, तो उन्होंने खैर कहा कि नहीं आए आप, हमें खाना वाना उन्होंने सर्व किया। हम जब निकलने लगे तो वहाँ कुछ यंगस्टर्स थे जो रेस्टोरेंट में काम करते थे, उन्होंने बात करनी शुरू की ना, उन्हें लगा कि मीडिया से हैं और इंडिया से हैं। ये तेहरान शहर से कितनी दूर की आप बात ये बताएं? काफ़ी दूर था। अच्छा। हम आई थिंक 2-3 घंटे की जर्नी हमने की थी बॉर्डर से, तब ही हम रुके। अच्छा। तो उसने वहाँ पे जो यंगस्टर्स थे उन्होंने 1-2 बातें कहीं जो कि हम जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, कि वो फैक्टर्स जो ईरान के अंदर लोगों को परेशान करते हैं, तो मतलब दे डिड टॉक टू अस अ बिट। हाँ, तो अब क्या है, सबसे ज्यादा लोगों की दिलचस्पी, खासतौर पे मेरी भी दिलचस्पी तेहरान में, हाँ। क्योंकि हमने जो दूर से बैठ करके जो खबरें सुनी, वो खबरें यही थी कि तेहरान में इतने हमले हो गए, तो एक जो दृश्य बनता है दिमाग में वो ये बनता है कि सारे बंजर इमारतें होंगी, हर जगह तबाही के निशान दिखाई दे रहे होंगे। क्या दिखा आपने जब आप तेहरान की गलियों में घूम रही थी? तेहरान का एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, तेहरान में आपको ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं दिखाई देता जितना हमने सुना कि इतने स्ट्राइक्स हुए, इतने बार स्ट्राइक किए गए, तो आपको ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको डिस्ट्रक्टेड बिल्डिंग दिखाई देगी, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं जहाँ पे उन्होंने हिट किया है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सड़क पे जा रहे हैं या वो मूव कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई, अच्छा ये बिल्डिंग पे हिट हुआ है या ये बिल्डिंग टूटी हुई है या जली हुई है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का डिस्ट्रक्शन आपको तेहरान में नहीं दिखाई वो देता। शहर अपनी गति से चल रहा है, शहर अपनी गति से चल रहा है, शहर बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है। हम गए उन जगहों पे जहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ था, हमें वो दिखाई भी गई वो जगहें, तो वो मत ऐसा, मतलब दोज आर वेरी स्पेसिफिक टारगेट्स, तो आपको वो जाना पड़ता है, मतलब ना पता करके ढूंढ के। मैं उन सारे चीजों पे आऊंगा कि वहाँ यहाँ है जी डिस्ट्रक्शन। मैं तो स्ट्रीट व्यू पूछना चाह रहा हूँ। स्ट्रीट व्यू इज नॉर्मल, आपको शहर नॉर्मल दिखाई देगा, चौक चौराहे, रोड्स, मार्केट, एवरीवेयर थिंग्स आर नॉर्मल। मतलब आपको नहीं लगेगा कि ये युद्ध यहाँ चल रहा था और इतनी बुरी तरह स्ट्राइक्स हो रही थी। तो मतलब कोई पैनिक किसी तरीके का वहाँ के लोगों में, कोई पैनिक कि कोई तो डरे हुए लोग हैं, शॉप्स बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, ऐसा कुछ वहाँ की जो मेन मार्केट्स हैं वो उनके, हमने देखा कि आप भी वहाँ पे भी कई सारे वॉक थ्रूज आप कर रही थी, वहाँ का क्या माहौल है? बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब ये तो मुझे, हम जब वहाँ, आपको सड़कों पे आम भीड़ दिखाई देगी, मार्केट जैसा खुलता है वैसा ही दिखाई देगा, लोग सड़कों पे, ट्रैफिक वैसा ही दिखाई देगा आपको। अक्सर लोग ये कहते हुए दिखाई दे जाएंगे, ये तेहरान की एक बड़ी समस्या है कि जी ट्रैफिक जैम बहुत होता है, तो वैसे मतलब कोई गति पे ट्रैफिक जैम भी है, ट्रैफिक जैम भी है, तो गति पे शहर के कोई असर नहीं है। लोग नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जैसे बसर कर रहे हैं वो वैसे बसर कर रहे हैं। अच्छा, हमारी लोगों से बात भी हुई कि हम जब थे तब सीज फायर था, बट क्या जब युद्ध हो रहा था तब भी ऐसा ही था? बिल्कुल बिल्कुल। तो आई आस्क्ड अ फ्यू पीपल कि भाई क्या वाकई ऐसा तब भी ऐसा ही हो रहा था जब मिसाइल और ड्रोन आ रहे थे या मिसाइल वो किया जा रहा था? तो उन्होंने कहा कि तब भी बच्चे स्कूल जा रहे थे, स्कूल्स खुले थे और सब काम हो रहा था। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह की कुछ छुट्टी थी, बट जो छोटे बच्चों के स्कूल्स हैं आसपास वो खुले थे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद कर दिया था, मार्केट्स भी खुल रहे थे, लोग जा रहे थे। कोई एयर रेड अलर्ट होता है या कुछ होता है तो कुछ देर के लिए एहतियात किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए होती है तो बढ़ती जाती है, अदरवाइज नहीं। कुछ अलार्म्स और ये सब कोई आपको, तो मतलब आपको सड़क पे ये महसूस नहीं होगा कि ये युद्ध की स्थिति है। जब हम वहाँ थे तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ये हुआ, इंटेलिजेंस इनपुट्स आए और ये जानकारी मिल रही थी कि डिस्ट्रॉयर्स अमेरिका ने मूव करने शुरू कर दिए हैं। इवन 2 युद्धपोत मार दिए गए, ये उसी दौरान हुआ। और वहाँ पे उनके जो वैसल है उसको भी मारा गया, ईरान के टैंकर्स को इन्होंने भी हिट किया वापस। तो ये बहुत सारा कुछ हो रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हो गए। तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये हो रहा है। ये चर्चा है कि फिर से युद्ध पूरी तरह से शुरू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आपको तेहरान में लोगों में ये चर्चा तो ज़रूर सुनाई देगी कि शायद अब युद्ध शुरू हो जाएगा, शायद फिर से वापस युद्ध शुरू हो जाएगा, या वो इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज ये पैनिक नहीं है कि भागें, बंद कर दें सब कुछ, जल्दी जल्दी हम कहीं चले जाएं या कुछ। दे आर गोइंग अबाउट देयर लाइफ एज दे आर, कोई बदलाव नहीं है। देखिए, एक तो बड़ा सवाल जो मुझे लगता है कि ये हर किसी के दिमाग में है और
और ये तो मुझे लगता है जहाँ से युद्ध शुरू हुआ था कि रिजीम चेंज कर देंगे। और शुरुआती दौर में मेरे ख्याल से जब ये 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ, कुछ टाइम तक तो लोगों को ये लगता रहा कि शायद वहाँ की जो जनता है वो वहाँ की सुप्रीम लीडर से सरकार के खिलाफ है। ये कुछ आपको कुछ इसका असर दिखाई दिया क्या? वाकई ऐसा था, या ये भी एक थ्योरी कही जाती है कि अगर खामनेई को रमज़ान के दिनों में नहीं मारा गया होता तो शायद कुछ चीज़ें बदल चुकी होती, लेकिन इससे इतनी सिंपैथी मिली कि लोग सड़कों पे आ गए और उनके समर्थन में हमने देखने लगे। तो वो सरकार को लेकर या खामनेई को लेकर के क्या लोगों का रिएक्शंस है? देखिए आशीष, एक चीज़ तो समझनी होगी हमें कि ईरान के अंदर ना देर आर फैक्शंस जो ऐसा है कि सरकार से खुश नहीं है, जो इस IRGC से या इस्लामिक रेवोल्यूशन से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, या उनको लगता है कि और बेहतर हालात हो सकते हैं। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स भी हैं, इतने ब्लॉक आपके ऊपर पाबंदियां हैं, तो फिर आपके यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो और आपको हर सुविधा दुनिया की नहीं मिल रही। हर जनता को तो अपनी वो सरकारों से जनता को प्रॉब्लम अपनी होती है। सरकार से जो समस्या है वो है। विचार के स्तर पर भी कुछ लोग विरोध में होंगे और हैं, लेकिन जो एक ये इशू हुआ है, जिस तरह से आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा गया है, जिस तरह से उनको असैसिनेट किया गया है, उसके बाद से लोगों के अंदर ये फीलिंग है कि एक तो ये कि उन्होंने अपने आप को जहाँ वो थे मौजूद, क्योंकि ये हमें वहाँ जानकारी हासिल हुई कि वो अपने घर में ही थे, वो जिस घर में रहते थे वहीं मौजूद थे, वो कभी कहीं नहीं उनका गए, पूरा परिवार वहीं उनका पूरा परिवार उनके साथ था, उनका दफ्तर भी वहीं था, उनका ऑफिस भी वहीं था, और सिर्फ उनका दफ्तर और उनका घर ही नहीं, वहाँ पे और भी कई बिल्डिंग्स हैं जो उनके ऑफिस से रिलेटेड बिल्डिंग्स हैं, वो भी वहाँ पे हैं। मतलब उस कंपाउंड में बहुत सारी इमारतें हैं, तो उनका ऑफिस का बिल्डिंग है, उनका घर का बिल्डिंग है, और उनका घर की जो इमारत है वो बहुत पुराने ज़माने की इमारत थी। उसमें कोई नया बदलाव या नई इमारत, हाई सिक्योरिटी उसमें हो, ऐसा कुछ नए गैजेट्स और कुछ नया कुछ हो, ऐसा नहीं था। वो पुरानी ही इमारत थी, पुराना ही घर था उनका, जो 60-70 साल पुराना घर था, उसी में वो रह रहे थे। उसके बराबर में उनका ऑफिस भी था, और इसके अंदर कंपाउंड के अंदर कुछ और ऑफिसेज भी हैं, जिसमें कुछ मीडिया के ऑफिसेज भी हैं, कुछ और जो भी रिलेटेड हैं टू विद हिज ऑफिस, वो सब वहाँ पे हैं। हमारी बल्कि कुछ एक आध लोगों से ऐसे भी मुलाकात हुई जो वहाँ उस वक्त मौजूद थे, और वो वहाँ से जब अटैक हुआ, मतलब वो इस बराबर की, मतलब पास की दूसरी इमारत में मौजूद थे, और यहाँ पर हमला हुआ, और वो वहाँ से निकल के आए बाहर। तो उन्होंने क्या बताया आपको? तो क्या मतलब उनसे जब बात की तो उनका मतलब उन्होंने हमें तस्वीरें भी दिखाई अपनी की, मतलब धूल में और पूरे उसमें वो बाहर निकल कर आए हैं। तो जाहिर सी बात है वो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इस वजह से वो कैमरा पर तो नहीं आए, बट दे डिड नरेट टू अस कि हुआ क्या था। तो उन्होंने बताया कि कैसे पहले एक बहुत ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, और फिर दूसरी एक आवाज़ सुनाई दी, और उनको लगा कि अब कुछ हो गया है, हमें भागना चाहिए, हमें बाहर निकलना चाहिए, और फिर वहाँ से लोग निकल के आए। तो बड़ी तादाद में लोग निकल के भी आए। तो बहुत स्पेसिफिक टारगेट था उनका ही घर, और इन्फॉर्मेशन थी बहुत स्पेसिफिक जिसको टारगेट किया गया, और वो वहीं मौजूद थे, तो कहीं और नहीं थे। लेकिन हुआ क्या है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की इस वजह से उन्होंने जो विरोध भी था, उन्होंने एक बल्कि उसको सिंपैथी मिल गई, और मुझे लगता है कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक जान फूंक दी, मतलब उन्होंने उसको खून दे दिया, उसको रिवाइव कर दिया। लेकिन तो वो ये रमजान वाला फैक्टर भी है, लोगों के दिमाग में था कि रमजान में ऐसा किया गया। आशीष देखिए, जो सुन्नी थियोलॉजी है, माफी जगह शिया थियोलॉजी जो है, जो शिया विचारधारा है, उसमें शहादत और जो शोहदा जिसको कहते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। वो सेलिब्रेट करते हैं शहीदों को, और वो कहते हैं शोहदा मतलब वो सारे शहीद। तो वो उनको पहले से, मतलब वो उनके लिए वैसे भी एक बहुत बड़ी बात है, ना कि आप, मतलब ठीक है आपका विरोध हो सकता है, लेकिन आयतुल्लाह अली खामनेई का इस तरह का विरोध नहीं है ना कि आप उनको इस तरह से मार दिया जाए। तो इसलिए वो जो सिंपैथी है वो बहुत ज़्यादा है, प्लस वो धार्मिक लिहाज से भी जिस तरह से उनको मारा गया है, वो शहीद हो गए हैं ऐसा मानते हैं वो, तो धार्मिक स्तर पर भी वो ये मानते हैं कि उनकी शहादत हुई है, तो वो उनके लिए धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। सिर्फ उनकी ही नहीं, हम इसके बाद कुम का जो एक रिलीजियस शहर है, जो वहाँ भी गए, हम वहाँ गए। मैं तो पहले तो दर्शकों को ये बता दूं कि जहाँ खामनेई साहब को मारा गया, सुमेरा वहाँ पे भी होकर के आई, और कुम जो शहर है ये 1979 की जो रिवोल्यूशन थी उसका एपिसेंटर था यही शहर। आप वहाँ पे भी होकर के आई, हमने पढ़ा, उसकी 2 वहाँ के मदरसे हैं, और वहाँ से निकले हुए जो लोग हैं वो उनका ईरान की सारी बड़ी संस्थाओं पे एक तरीके से
एक छत्र राज होता है, वो सबसे बड़े स्कॉलर्स कहे जाते हैं। जी हाँ। ये क्या क्या उस शहर का था? उसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे रोम, हाँ, जैसे जो वैटिकन है, एक तरीके से धार्मिक राजधानी हाँ, है वो। धार्मिक राजधानी है, विचारधारा के स्तर पर, आइडियोलॉजी के स्तर पर। मदरसा फैजिया है वहाँ, एक मदरसा जो कि अभी भी है मदरसा। वहाँ से आयतुल्लाह अली खुमैनी, जो खामेनेई से पहले जो वो वहाँ पढ़ाई करते थे। तब जबकि रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, कुछ वक्त आयतुल्लाह अली खामेनेई ने भी वहाँ पे पढ़ाई की है। और हालांकि इस रेवोल्यूशन की जो बीज है वो उनका कहना है कि बहुत पहले से बो दिए गए थे और बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन ये एपिसेंटर बन गया था। यहाँ पर छात्रों को मारा गया था, यहाँ पर बहुत जुल्म हुआ था। फिर यहाँ से वो जो विद्रोह की चिंगारी है वो उठी थी। जो ये मदरसा है जहाँ हम गए थे, मदरसा फैजिया, और उसकी क्या अहमियत है उसके बारे में हमने वहाँ पर जो लोग थे उनसे बात की। तो ये जो कुंभ है, वहाँ बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी भी रहते हैं। वहाँ पर रिलीजियस सेमिनरीज हैं, अलग अलग सेमिनरीज हैं जो वहाँ पढ़ रहे होंगे, जो वहाँ पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं। और सिर्फ इंडियन ही नहीं, ग्लोबल सिटी के तौर पर आप उसे देख सकते हैं कि जो भी शिया थियोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जो शिया हैं वो भी, और जो शिया नहीं है वो भी इंटरनेशनल स्कॉलर्स, सुन्नी स्कॉलर्स भी जो इस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वो सब वहाँ आते हैं। तो वो एक ग्लोबल सिटी जैसा बन गया है। मगर वो विचारधारा के स्तर पर, आइडियोलॉजी के स्तर पर, धार्मिक तौर पर भी और अदरवाइज भी, फिलोसॉफिकल तौर पर भी वो एक थिंकिंग सेंटर है IRGC के लिए और ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए। तो ये जो खामनेई साहब का घर था, वो उसकी कुछ थोड़ी जियोग्राफी, डेमोग्राफी बताइए। उसे देखिए, मुझे एक चीज़ को देख के बहुत वो ही कि बिल्कुल आम सड़क है, बाजार है। आप जैसे आप कहाँ पड़ता है, कितनी दूर है तेहरान से? तेहरान में है, तेहरान सिटी में है। सिटी के बिल्कुल बीच में है या सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है। आप जैसे आप अगर हम दिल्ली से उसकी तुलना करें तो आप समझें कि चांदनी चौक का इलाका है ना। अच्छा। मार्केट का मेन रोड है। बिल्कुल। तो मेन रोड है, उस पर मेन ट्रैफिक जा रहा है, जूस की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, ये सब है मार्केट। और उसमें से एक गली अंदर जाती है, वो गली अंदर जाके उनका घर का कंपाउंड है जहाँ उनका घर, दफ्तर वगैरह है। और ये नॉर्मल ट्रैफिक ऐसे ही रोज आता जाता है। जब हम वहाँ पहुंचे तब भी वो अंदर जो गली है, उस गली में तो लोग बैठे हैं वहाँ पे अब तो, क्योंकि लगातार वहाँ पर जो मातम करने का या अफसोस करने का, मोर्निंग का जो सिलसिला है वो चल रहा है। हाँ, ये इसके बारे में बताइए। मैंने आपकी रिपोर्ट्स में देखा कि वहाँ 28 फरवरी के बाद से सैकड़ों लोग बैठ करके उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। वो उन लोगों से कुछ आपकी बातचीत भी हो रही थी? क्या बातचीत? लगातार जिस दिन से ये हुआ है उसके बाद से अब तक वहाँ लगातार हर वक्त ये होता है। सुबह शाम रात दिन वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ जो प्रेयर्स हैं वो की जाती हैं। दर्स कुरान कहा जाता है। हाँ, दर्स होता है, मॉर्निंग है वहाँ पे। वो फिर कुछ देशभक्ति के जो गीत हैं वो भी गाए जाते हैं। वहाँ पर जो अपने अपने विचार हैं वो भी लोग रखते हैं। और अलग अलग दिन भी होते हैं, मतलब कि इस दिन टीचर्स आ रहे हैं तो इस दिन सरकारी दफ्तर के लोग आ रहे हैं। हम जिस दिन वहाँ पहुंचे उस दिन सरकारी दफ्तर के लोग ज्यादातर वहाँ पहुंचे हुए थे, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पे। उनका क्या कहना था? आप जिनसे बातचीत कर रही थी तो देखिए, वहाँ उस वक्त तो जिनसे, और वहाँ पे एक बोर्ड है जहाँ पे लोग अपने मैसेजेस लिख सकते हैं। अब सामने एक उन्होंने शामियाना लगा दिया है, कनात लगा दिया है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्ड साइट है पीछे, तो उसके सामने उन्होंने वो लगाया। और एक मंच पे उन जो वो पहनते थे, जो गाउन वो पहनते थे, उसको कहते हैं कामा कहते हैं, वो पहनते थे। और वो जो सर पर लेते थे, जो मतलब उनका रिलीजियस जो अटायर है वो वहाँ कुर्सी पे रखा हुआ है उनका। और उनकी जो स्पीचेस हैं उसके जो हिस्से हैं वो सुनाए जाते हैं। तो वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो चल रहा है। ये आप और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे तो क्योंकि उनका घर है वहाँ पे ऐसा हो रहा है, लेकिन पूरे तेहरान में हर स्क्वायर पर, हर चौराहे पर हर दिन शाम में 7-8 बजे लोग इकट्ठा होते हैं। और रात के आम बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं हर चौराहे पर। और रात में 1-2 बजे तक ये सिलसिला चलता है। परिवार आते हैं, बच्चे, औरतें, अपने छोटे छोटे बच्चों को प्रैम्स में लेके औरतें आती हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो ऐसे आते हैं, और यंगस्टर्स आते हैं। और वो एक कल्चरल हब जैसा है जिसमें म्यूजिशियंस भी आ जाते हैं, जिसमें कोई टीचर्स भी आ जाते हैं, कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उसके लिए आता है। तो लोग आते रहते हैं और अपनी बात रखते रहते हैं। एक जगह जो अलग अलग स्क्वायर्स हैं, इनकलाब स्क्वायर या बाकी जो स्क्वायर्स हैं, वहाँ पे फ्लैग है ईरान का। हर जगह उन्होंने एक फ़्लैग रखा है ईरान का, और वो फ्लैग लगातार
लहराते रहते हैं लोग। और उसके लिए एक लाइन, हम जब पहुंचे तो हमने देखा एक लंबी लाइन लगी है लोगों की, एक तो ये किस चीज़ की लाइन लगी है, तो पता लगा वो उसके लिए ना रजिस्टर कराते हैं अपने आप को, ना नाम लिखते हैं। तो अपना रजिस्टर करा के फिर आप सीक्वेंस से आते रहते हैं और आप वो झंडा लहराते रहते हैं। तो उसमें छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, औरतें, आदमी, हर कोई आएगा और वो अपना नाम लिखवाएगा। तो एक लंबी दूर तक आपको लाइन दिखाई देगी टू गेट देयर नेम रजिस्टर्ड टू डू दैट। और ये हर दिन है। नहीं तो ये इन लोगों में ये गुस्सा ज़्यादा है या इनके अंदर अफसोस ज़्यादा है, दुख ज़्यादा है कि खामनेई साहब की मौत का, या गुस्सा है इस जो भी हुआ, चाहे इजराइल को लेके चाहे अमेरिका को लेके? वो जो आम पब्लिक है वो क्या सोच रही है, जो रोड पे हैं लोग? देखिए, एक तो ये कि ये आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस स्तर पर जुड़े हुए हैं इस पूरी मुहिम के साथ ना। तो इसलिए एक तो वो उनका अटैचमेंट है उस विचारधारा से, और उसमें फिर आयतुल्लाह अली खामनेई का इस तरह से चले जाना, इस तरह से उनको मार देना, तो वो जाहिर सी बात है उनके लिए एक बड़ा गम का पॉइंट है। तो वो तमाम लोग तो आते ही हैं, लेकिन मैंने उसके अलावा भी वो लोग जो विचारधारा के स्तर पर नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी वहाँ देखा। हमारी जिन लोगों से बात हुई, कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ लोग हैं जो फिल्म मेकर्स हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विचारधारा के स्तर पर जुड़े हुए नहीं हैं IRGC से या इस्लामिक रेवोल्यूशन से, ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन से, मगर वो भी आ रहे हैं क्योंकि वो फिर बात हो रही है ईरान की। ट्रम्प ये कह रहे हैं कि मैं सिविलाइजेशन ख़त्म कर दूंगा, तो ईरानी लोग अपनी सिविलाइजेशन में बहुत प्राइड लेते हैं। वो इस बात में कि हम एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, हम एक इवॉल्व रेस हैं, हम कायदे के पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऐसे नहीं हैं जैसा हमें दुनिया को दिखाया जा रहा है। तो एक फीलिंग ऑफ प्राइड है, ईरानियन प्राइड। तो वो उसके लिए भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और वो उनको कि हमारा विरोध हो सकता है सरकार से, हमारा विरोध हो सकता है इस मुद्दे से, पर लेकिन हम अमेरिका हम पर हमला करके कहे कि हम सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। ये दिस इज नॉट व्हाट वी सपोर्ट। इस पे भी मैं आऊँगा कि वो जब वो ट्वीट आया था तो हम सब लोग परेशान हो गए थे। मतलब उसकी आज भारत में अगर लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया में लोग परेशान थे। लेकिन मैं उससे पहले ये एक चीज़ समझना चाह रहा था कि ये एक तो बड़ा कॉस्मोपॉलिटन है तेहरान, खास तौर पर, कि वहाँ दुनिया के बहुत सारे देशों में, आपने ही बताया कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में बाहर के लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो नॉन ईरानीज़ हैं वो भी वहाँ रह रहे होंगे, उनसे भी आपकी कोई मुलाकात हुई कभी? वो क्या सोच रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो किसी और दूसरे अरब कंट्री से आए हैं, कहीं और दूसरे मुल्क से आए हैं, कोई यूरोप से आए हैं, क्या ऐसे लोग भी हैं? उनकी वो भी कुछ अपने विचार रखते हैं, कुछ सोचते हैं वहाँ के बारे में? बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई मेरी मुलाकात, पर कुछ लोगों से लेकिन हुई जो ईरानी नहीं तो कोई ऐसा किस्सा किसी से आपने पूछा? जो व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ रहते हैं, कुछ और जो लोग स्टूडेंट्स के तौर पर वहाँ हैं, उन लोगों से मुलाकात हुई जो ईरानी ओरिजिन के नहीं हैं, वहाँ रहते हैं। तो एक तो आप आमतौर पे एक स्टेटमेंट जो आपको अक्सर लोगों से सुनने को मिलेगा वो ये है कि ईरान इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड नेशन, कि आप को ईरान नहीं आप लोग समझते हैं, आप नहीं जानते। तो हमारे कहावत है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाँ, तो आप हाँ वही तो ये उनको लगता है कि आप इसे एक अलग चश्मे से देखते हैं, आप वेस्टर्न चश्मे से देखते हैं। आप इस मुल्क में जब आएंगे तो आपको एहसास होगा कि बहुत सी जो बातें हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे आप इमेजिन करते हैं। तो वो ये एक थीम है जो, मतलब जिससे भी आपने बात की उसने बहुत सारे लोगों की, मतलब एक तो ये कि देखिए ये मिसअंडरस्टूड नेशन है, और ये कि जो हम सरकार की या जो उनके रजीम के बारे में जो हम कहते हैं, जो रजीम एक शब्द जिसको वो बहुत नापसंद करते हैं हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, बट ईरान में इस शब्द को सख्त नापसंद किया जाता है कि आप रजीम कहें। जाहिर सी बात है सरकारी लोगों को ये पसंद नहीं आता है। और जो गल्फ़ है उसे पर्शियन गल्फ़ अगर आप ना कहें तो ये भी वो बहुत ऑफेंस लेते हैं इस पे कि आप इट इज़ पर्शियन गल्फ़, मतलब वो पर्शियन गल्फ़ है, आप उसे गल्फ़ कंट्रीज़ कह देते हैं, तो ये इस पे ऑफेंस लेते हैं। मगर ये जो वहाँ बाकी देशों के लोग हैं, बाकी लोग हैं, उनका ये कहना है कि मिसअंडरस्टूड है, आप हकीकत से बहुत दूर हैं। आप जिस तरह से देखते हैं ईरान को, ईरान में कोई एक ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने कह दिया और वो आदेश नीचे तक चला गया, सबने मान लिया, वो लफ्ज़ आखिर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ मोज़ैक दैट वर्क्स। और वहाँ रह के मुझे भी ये एहसास हुआ कि देयर इज़ अ होल, मतलब IRGC है, तो बासिज फोर्स है, तो सरकार है, तो कंजर्वेटिव हैं, तो मॉडरेट्स हैं, हर किसी का अपना इन्फ्लुएंस है
और उसका सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस लेकिन है। ये तो है ना, बड़ी पेचीदा सी लगती है पूरा सिस्टम उनका। IRGC का क्या रोल है, ये सरकार एक अलग पैटर्न पे काम कर रही है, सुप्रीम लीडरशिप एक अलग पैटर्न पे काम कर रही है क्या? और यही तो उनकी, देखिए आखिरकार ये उनके लिए एडवांटेजेस साबित हुआ, क्योंकि आपके पास एक अगर कुछ जगह होती उसे आपने खत्म कर दिया तो इट वुड हैव बिकम डिफिकल्ट। तो अब यहाँ पे हर कोई इंडिविजुअल आइलैंड्स हैं और फिर कोऑर्डिनेशन भी है। बिल्कुल। तो वो जनरली जो परंपरागत युद्ध होते थे रहे, वो उसकी कहानी यही होती रही कि जब सुप्रीम लीडर मार दिया गया तो युद्ध खत्म हो गया। यहाँ युद्ध शुरू वहां से हुआ। तो इस वजह से वो उनके लिए काम भी कर रहा है, मतलब वो डिसेंट्रलाइजेशन जो है दैट हैज वर्कड फॉर देम। और इस स्थिति में तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद उनके लिए रहा कि डिसेंट्रलाइज था सब कुछ, हर किसी की अपनी वर्क इन्फ्लुएंस है, हर किसी का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, और उनका जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है उसमें भी इन्फ्लुएंस है। मैं आऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी लीनियर तरीके से चलते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप ये खामनेई साहब के बारे में बता रही थी, जब आप वहाँ गई, देखा, उन लोगों से बातचीत करी, एक सवाल लोगों के दिमाग में आता है, इतने दिन हो गए, 28 फरवरी को उनकी मौत हुई, खामनेई साहब को दफन क्यों नहीं किया गया अभी तक? उनका जो अंतिम संस्कार कहते हैं वो क्यों नहीं किया गया? देखिए वहाँ पर उनका ये कहना है कि ऐसा मुझे जो समझ में आया कि इसके पहले भी कई बार ये चर्चा हुई कि ये होगा और ये बहुत बड़े स्तर पर होगा और तब दुनिया भर से लोग आ सकें। दे वांट इट टू बी अ वेरी वेरी बिग इवेंट। वो बहुत बड़ा उसे इवेंट बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर से लोग आएँ, तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आएँ, लोग वहाँ पहुँचें, और वो उस तरह से उसको करना चाहते हैं। साथ ही उनका ये भी है कि हम जब तक इसके फैसले पर नहीं पहुँच जाते, मतलब इस युद्ध को हम अंत नहीं कर देते, कोई डिसाइसिव फैसला नहीं हो जाता, तब तक हम फिर ये नहीं करेंगे। क्योंकि बीच में एक समय था जब ये चर्चा हुई थी कि बस ये शायद एक हफ्ते में या कुछ वक्त में ऐसा हो जाएगा, और तब भी बहुत बड़े स्तर पर तैयारी की बात तब भी थी। लेकिन एक डर भी होगा कि इतने बड़े लोग यहाँ दिख रहे होंगे तो वो एक तरीके से न्योता है एक और बड़े हमले के लिए। देखिए ये डर तो है, क्योंकि इस वजह से ही हमने देखा कि मुश्तबा खामेनेई अंडरग्राउंड हैं पूरी तरह से। और जो आयतुल्लाह अली खामेनेई का रुख था जिसमें वो ये कहते थे कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ रहूँगा और मुझे इसका डर नहीं है कि मुझे टारगेट किया जा सकता है। तो क्योंकि वहाँ ये जो अलग अलग फैक्शंस हैं सरकार के और इंटेलिजेंस के और आर्मी के, उनका ये कहना है कि ये कहा गया था उनको कि आप मूव करें यहाँ से, ये सेफ नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब देखिए क्योंकि वो हो चुका है, इसलिए मुश्तबा खामेनेई के साथ वो तमाम तरह की एहतियात बरत रहे हैं। अब वो इसको लागू कर रहे हैं कि भाई आप नहीं सामने रहें, मौजूद रहें। या लारिजानी जिस तरह से मारे गए वो भी कहीं छिप नहीं रहे थे, वो भी पब्लिक व्यू में मौजूद थे, अपनी बेटी के घर गए थे, तो वो हर आम तौर पे प्रेजेंट था जहां पर था। अब एक सवाल मेरे दिमाग में भी है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी है, कि जो खामनेई साहब का जो इकबाल था, जो रुतबा था वहाँ पे, क्या वो मुस्तफ़ा खामनेई पे ट्रांसफ़र हुआ है? क्या वो उनको भी वैसे ही लोग उसी शिद्दत से उनको फॉलो कर रहे हैं, या उनको लेकर के सेम इमोशंस हैं जो आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ थे? देखिए एक तो ये कि मुश्तबा खामेनेई जिस तरह की सिचुएशन में वो बने, मतलब भाई उन्होंने अपने पिता को, अपनी माता जी को, अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को, मतलब तमाम लोगों को खोया है उन्होंने, परिवार को। और जब चुना गया उनको, तब भी ये वाली फीलिंग थी कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे थे कि मुश्तबा खामेनेई नहीं, हम जिसको चाहेंगे उसको बनाया जाएगा, तो एक तरह का एक असर्शन भी था ईरान की तरफ से कि भाई हम तो जिसको हम चाहेंगे हम बनाएंगे, तो मुश्तबा खामेनेई को बनाएंगे और वो खामेनेई नाम हम जिंदा रखेंगे, हम वी विल नॉट लेट इट डाई, तो इसलिए मुश्तबा खामेनेई। तो मुश्तबा खामेनेई, शायद ये हालात नहीं होते तो शायद वो चॉइस नहीं होते, हो सकता है ना होते, मगर वो इस वजह से चॉइस बने क्योंकि एक तो असर्शन था ईरान के लोगों का कि नहीं, हम मुश्तबा खामेनेई कोई बनाएंगे जिसका विरोध कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए ये बनेंगे। दूसरा ये कि मुश्तबा खामेनेई जिस तरह की सिचुएशन है अभी, जिस तरह के हालात हैं, जिसमें ईरान के अंदर ये भावना है लोगों के अंदर, जो समर्थक हैं उनमें भी, जो समर्थक नहीं है उनके अंदर भी, कि ईरान को एक अपर हैंड हासिल हुआ है। अच्छा, वो लोग ये मानते हैं कि हमारा अपर हैंड है, कि हमारा अपर हैंड है, हमने सामना किया है डटकर, मजबूती से, अमेरिका का, इजराइल का, और हम जिस तरह की स्थिति में हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये मुश्तबा खामेनेई, अब
मुज्तबा खामेनेई के नेतृत्व में ही हो रहा है सब कुछ। तो क्योंकि मुज्तबा खामेनेई के नेतृत्व में ये स्थिति बनी है, और अगर ये ऐसी ही रहती है, इसी तरह की सिचुएशन आगे भी बढ़ती है, जो कि उनको लग रहा है कि ऐसा ही रहेगा, हम एक एडवांटेजस पोजीशन पर हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जैसा कि ईरान का कंट्रोल है, और जो रुख ईरान अपना रख रहा है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ वो नहीं दिख रहा है, ये सब उनके नेतृत्व में हो रहा है। तो ये चर्चा है कि कि मुज्तबा खामेनेई की लीडरशिप में ही हो रहा है ये आखिरकार तो सब, चाहे सिर्फ वो नहीं है, उनका काउंसिल है और बाकी तमाम लोग राय दे रहे हैं, बट आखिरकार तो वही नेता हैं, आखिरकार तो वही लीडर हैं। और अगर ये अभी तक की जो स्थिति है उसमें ईरान के लोगों को लग रहा है कि हम एडवांटेजेस पोजीशन पे हैं, हम जीत रहे हैं, हम बेहतर हैं और हमने सामना कर लिया। क्या लड़ना चाहते हैं, या जैसे पूरी दुनिया के 200 देश इस समय चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, हो गया, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचने वाला, तो वहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं, हम लड़ेंगे, या वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं आप खत्म होना चाहिए? नहीं, देखिए ईरान के लोगों का भी ये कहना है कि भाई कोई भी नहीं चाहता युद्ध हो, क्योंकि युद्ध होगा तो उनके लिए तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल होंगे। उनको लगता है कि जो अभी तक हुआ है उसमें उन्होंने सामना कर लिया, लेकिन अब हो गया, तो युद्ध नहीं चाहते कि भाई युद्ध होगा तो आम लोगों के लिए तो दिक्कत है। जो सरकार में भी लोग हैं, बाकी लोग भी, उनका कहना है कि हम नहीं चाहते, लेकिन अगर होगा तो हम तैयार हैं, होगा तो हम पे आप हमला करेंगे। तो देखिए एक चर्चा है वहाँ पर, एक वो कि कासिम सुलेमानी को जब मारा गया तब एक फैक्शन था जो ये कहता था कि हमें जवाब देना चाहिए, हमें इस पर स्ट्रॉन्ग जवाब देना चाहिए, मगर फिर एक दूसरा फैक्शन है ईरान के अंदर जिन्होंने कहा कि नहीं देना चाहिए, हम ये एस्केलेशन हो जाएगा, ये एस्केलेट कर जाएगा, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। अब ये फीलिंग है कि तब कर लेना चाहिए था, अच्छा, तब हमें जवाब देना चाहिए था, क्योंकि हमने जवाब नहीं दिया तो हमें कमजोर समझा गया और हम पर ये युद्ध थोपा गया। अगर हम तब जवाब दे देते और तब हम संघर्ष कर लेते और सामने आ जाते, तो फिर ये पोजीशन शायद नहीं आती, तब ऐसा नहीं लगता कि इस तरह से हमला किया जा सकता। तो हमें कमजोर समझा जा रहा था, हम कमजोर हैं नहीं, हमने वो प्रैग्मेटिक डिसीजन था कि हम ना करें ऐसा। लेकिन अब क्योंकि जो वो फैक्शन है जिसने तब ये कहा कि भाई हमें नहीं लड़ना चाहिए और हमें ये जो डिप्लोमेसी है, जो प्रैग्मेटिज्म है वो करना चाहिए, अब वो भी मजबूर हैं एक्सेप्ट करने के लिए उस पोजीशन को जिसमें कहा जा रहा है कि नहीं, हम अब अपना स्टांस स्ट्रॉन्ग रखेंगे, हम अपनी बात पुख्ता तौर पर कहेंगे और जो हमारे पॉइंट्स हैं जिन पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए वो वाली सिचुएशन है जैसे कि नहीं कहते हैं कि आप पहला घूसा या पहला चांटा मारने तक ही तो लिहाज है ना, अब आपने मार लिया, अब तो आपने हम पर इतना हमला कर दिया। इतनी फिल्मी डायलॉगबाजी दोनों तरफ से हो रही थी कि तुमने शुरू किया है युद्ध, खत्म हम करेंगे। हाँ। ये वाला तो ऐसे तो कभी खत्म नहीं होगा, ये तो मतलब किसी ना किसी को तो वो करना पड़ेगा, और इसमें सबसे बड़ा रोल है जनता का। हाँ। जैसे अमेरिका में एक जनता का एक बहुत बड़ा चंक है जो इसके खिलाफ है, इवन ट्रम्प की अपने रिपब्लिकन्स हैं वो भी बहुत सारे हैं उनके खिलाफ, तो वहाँ की जनता भी अब थोड़ा प्रेशर सरकार पे क्रिएट हो या उस पे कि भाई अब हो गया, अब इसको आगे नहीं बढ़ाने की जरूरत है। जनता को तो देखिए जिस तरह से वो आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस में, प्रोटेस्ट माफ़ कीजिएगा, डेमोन्स्ट्रेशंस में हिस्सा ले रहे हैं, वो जिस तरह का सपोर्ट दे रहे हैं लगातार आर्मी को, और हर जगह वो जब ये शाम में डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं तो उसमें आयतुल्ला अली खामेनेई के लिए तो बात होती है, लेकिन ये कहा जाता है कि हमने सेना को ये कह दिया है कि, और जगह जगह ये स्लोगन्स लिखे हैं, बल्कि आई थिंक आई डिड अ रिपोर्ट ऑल्सो, उसमें हमने जिक्र किया था उसका कि जहाँ ये लिखा हुआ है कि युद्ध भूमि में तुम हो, वहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी, देश की जिम्मेदारी हमारी, तो यहाँ की जिम्मेदारी हमारी, यहाँ से तुम निश्चिंत रहो, ये हम देख लेंगे, तुम जो युद्ध भूमि है उसको देखो, तुम जो रणभूमि है उसको देखो, तुम मोर्चा संभालो। तो ये इस तरह के स्लोगन हर जगह आपको दिखाई देंगे सेना के लिए कि आप लड़िए, हम तैयार हैं। डू और डाई वाली सिचुएशन उनके लिए थी कि अब तो करना है, सबको साथ मिलकर करना है। और देखिए जिस तरह का कोई अगर छोटा मोटा विरोध था भी, वो उन्होंने जनवरी में जब विरोध हुआ था उसको दबा दिया, ख़त्म कर दिया, और जो विरोध था वो अब जिस तरह से आयतुल्ला अली खामेनेई और पूरे ऊपर से टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया, उसके बाद वो विरोध भी धीमा पड़ गया है, हल्का हो गया है, क्योंकि वो इस समय नहीं बोल सकते हैं जिस समय सब इकट्ठा हैं, एक साथ लामबंद हैं, सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। अमेरिका अगर इस तरह की बात करेगा तो ट्वीट आया जब ट्रम्प का कि कल सुबह ये सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, तो वो उस पे आपकी बातचीत हुई कि वो ट्वीट तो पहुंचा होगा वहां पे लोगों, आम जनता तक, तो वो एक तो कितनी वियर्ड सिचुएशन होगी उनके लिए भी कि देखिए ईरान के जो लोग हैं ना, ईरान के लोगों से अगर आप बात करें, वो करें,
बड़े रिफाइंड किस्म के लोग होते हैं और वो आम तौर पे हमेशा जो सोच रहे होते हैं वो कह भी नहीं रहे होते और बहुत ही तरीके से कहते हैं वो। तो अक्सर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जब बात करें वहाँ लोगों से तो वो जिस तरह से बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए ना, तो वो बहुत इज्जत से बोलते हैं, नहीं नहीं बहुत बहुत कमाल आदमी है वो, बस उनकी बात पे क्या ही जवाब दिया जाए। उनका जो सटायर, मतलब इट्स अ वेरी नुआंस्ड सटायर जो वो बोलेंगे, अब बताइए वो इतने बड़े मुल्क के राष्ट्रपति हैं, उनकी बात का क्या ही जवाब दिया जाए, उनकी मर्जी, वो कुछ भी लिखते रहे, उससे हमारा क्या मतलब। तो इस तरह का रिस्पॉन्स उनके लिए दुश्मन कौन है बड़ा, नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप? उनके लिए बड़ा दुश्मन नेतन्याहू है, उनके लिए बड़ा दुश्मन नेतन्याहू है। मतलब उनको नेतन्याहू से ईरान के लोग ज्यादा नफरत करते हैं बजाय के डोनाल्ड ट्रंप के। उनके लिए बड़ा दुश्मन इजराइल है, ये उन्हें पता है साफ तौर पर। उनको ये लगता है कि देखिए अमेरिका सपोर्टर है, अमेरिका हमारे खिलाफ है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा और असल दुश्मन हमारा इजराइल है, क्योंकि इजराइल ही के सपोर्ट में अमेरिका ये कर रहा है। तो उनके लिए साफ है कि जो नेतन्याहू या इजराइल फॉर दैट मैटर, सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं, इजराइल की जो रजीम है वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये तो बड़ा दूसरी चीज़ है कि मैं एक तो ये भी आपसे जानना चाह रहा था कि मैं जब आपकी रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा था तो मुझे उसकी सोसाइटी के बारे में भी बड़ा इंटरेस्ट आया कि वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का समाज, ख़ासतौर पे ईरान के बारे में हमने जितना पढ़ा कि ईरान में जो फीमेल लिटरेसी है या फीमेल वर्क फोर्स जो है वो मेल से ज़्यादा है। ये दुनिया में बहुत कम ही देश हैं जहाँ पे ये, ईरान भी वैसे ही है। और हमने ये भी देखा है कि वहाँ हिजाब को के विरोध में भी प्रदर्शन हुए हैं और हिजाब के पक्ष में भी प्रदर्शन हुए हैं। और हमने कई बार देखा कि आप जब वहाँ पे स्ट्रीट पे कुछ रिपोर्टिंग कर रही थी तो आपने उनके धार्मिक अनुशासन का पालन करते हुए स्कार्फ पहना है, लेकिन आपके पीछे जो कुछ महिलाएं दिख रही हैं वो बिना स्कार्फ के। तो वो कुछ बताइए कि वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के कल्चर के बारे में, कि वो जो महिलाएं क्या सोच रही हैं वहाँ की और कैसे रहती हैं, ये क्या है बड़ा यहाँ पे अलग धारणा है हिंदुस्तान में। आपने बताया कि देखिए वर्क फोर्स में ज़्यादा है, आप लिटरेसी में ज़्यादा है और डिवोर्स रेट आपको पता है क्या है तेहरान का? आउट ऑफ 153 डिवोर्सेस। सो ये डिवोर्स रेट मतलब किसी भी मुल्क में होगा तो आप सोचिए कि कितनी विमेन एम्पावरमेंट है। बड़ा हैरत हुई, हमारे साथ एक व्यक्ति थे, आई थिंक आई कांट डिस्क्लोज द नेम, बट जो थे वहाँ पे मेरी उनसे बात हुई तो पता लगा कि वो, मतलब ये एक छोटा सा किस्सा है जो मैं सुनाना चाहूँगी कि उनकी मदर, सिर्फ किस्से ही सुनना चाह रहे हैं, उनकी जो माँ है वो बीमार है बहुत। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है उनको, तो उन्होंने कहा कि कैंसर पेशेंट हैं, बीमार हैं और मैं उनका ख्याल करता हूँ, तो इस वजह से मुझे उनके साथ मैं उनके साथ रहता हूँ। तो पता लगा कि उनकी शादी नहीं हुई है। तो भाई मैंने कहा कि भाई आपकी शादी करना नहीं चाह रहे हैं आप या कुछ, तो उन्होंने जिक्र किया इस पे कि शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि आमतौर पे ईरान में अगर शादी हो जाती है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, आप अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं। जो ईरान में महिलाएं हैं, अगर आपको ईरान में शादी करनी है, और ये वैसे ये हकीकत सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, ये बाकी के जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ये है कल्चरली। अच्छा। मगर ईरान में भी है ये कल्चर कि शादी करने के पहले आपको आपका घर, अब आपका जो भी सोशल स्टाटा है, आप जहाँ जो भी मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, लो मिडिल क्लास हैं, जो भी आपका सोशल स्टाटा है उसमें आप जो मुहैया करा सकते हैं महिला को, जिसमें कि घर है, अगर आप घर अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ी है, आपके पास नौकरी है, आप हर महीने उसे कितना खर्चा देंगे, ये सब पहले तय होगा, डिसाइड होगा। आपके पास अपना घर होगा, अपना सब कुछ होगा, तब आप किसी को शादी के लिए कह सकते हैं। और उसमें भी आपके परिवार के लोग, मतलब आपके माँ बाप, ये लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, वो घर अलग होगा, आपको एक अलग घर रखना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही इस वजह से क्योंकि वो अपनी माँ के साथ रहते हैं और वो मजबूर हैं कि उन्हें माँ के साथ रहना है। तो वो जो लड़की है, तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले कोई बात हुई शादी की, तो उन्होंने ये कंडीशंस रखी। तो मैंने कहा क्या कंडीशंस थी? उन्होंने बताया कि कितने डॉलर्स उनको उनके अकाउंट में हर महीने चाहिए, कितना उन्हें अपने मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए, कि उनके जेब खर्च के लिए पैसे चाहिए, और वो किस तरह के घर में रहना चाहेंगी, वो चादर, हाँ उसने कहा कि मेरी मतलब द बॉय हैड द कंडीशन कि उसको चादर पहनना पड़ेगा, जो चादर पहनते हैं ईरान में, कि चादर पहननी पड़ेगी। उसने कहा कि मैं चादर तो नहीं पहनूंगी, आई कैन टेक अ स्कार्फ, मतलब मैं हिजाब ले सकती हूँ थोड़ा बहुत, बट लाइक पूरा चादर हर वक्त नहीं पहनूंगी। तो इस तरह की कंडीशंस हैं जो महिलाएं रखती हैं। और आप
बहुत ओपन कॉन्वर्सेशन होता है कि इसके बारे में कि भाई ये आपको चादर अगर पहननी है नहीं पहननी है, आप कितना पर्दा करेंगी, आप सिर्फ स्कार्फ लेंगी कि आप ये चादर तो क्या ऐसा पहनेंगी। सोसाइटी में है? आपको दिख रहा था लोग पर्दा करते, लेकिन हमने तो जो विजुअल्स में देखा तो हमको बड़ी एडवांस सोसाइटी दिख रही है। तेहरान में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं, तेहरान क्या बाकी जगहों पे भी देखिए क्या है, वहाँ पे जगह जगह ये लिखा होता है कि आप फॉलो करें इस्लामिक अटायर, प्रैक्टिस को, यस। इस्लामिक अटायर को फॉलो करें, बट यू हैव टू फॉलो नहीं है, प्लीज फॉलो। तो यह है कि सजेशन है। और मतलब देखिए क्या है कि मुझे लगता है पिछले कुछ वक्त के दौरान जिस तरह के हालात हुए उसके बाद शायद थोड़ी लीनियंसी भी बढ़ी है, जिसमें कि मुझे आम तौर पे दिखाई दिया सड़कों पे कि हर महिला सर ढके है, हर महिला स्कार्फ पहने है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई जगह पर हमने भी ऐसे रिपोर्टिंग की जहां हमने नहीं सर को ढका या नहीं हमने स्कार्फ लिया तो कोई पाबंदी या कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मार्केट प्लेस में आप हैं, नॉर्मली वॉक कर रहे हैं, और मेरे पीछे आप देखेंगे, अगर वो वीडियो भी हम दिखाएंगे और हमने दिखाया है, हमने रिपोर्ट फाइल किए, उसमें आप देखेंगे यंगस्टर्स हैं, लड़कियां हैं, बहुत मॉडर्न अटायर, मर्जी है किसी और ऐसा भी है कि कोई एक है जो हिजाब लिए हुए है, सर कवर किए हुए हैं, उनके साथ ही दूसरी उनकी दोस्त है जिसने नहीं किया हुआ है कवर, कलर्ड हेयर्स, फैशनेबल क्लोथ्स, ये आपको आमतौर पे दिखाई देंगे। कपल्स हैं तो बहुत आम तौर पे आपको ये दिखेगा कि कपल है तो हाथ पकड़ के वॉक करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा। मतलब ऐसा आम तौर पे आपको दिखेगा, ओपन सोसाइटी, मतलब 30-40% आपको कपल्स ऐसे मिलेंगे हु विल बी होल्डिंग हैंड्स एंड वॉकिंग। तो ये उम्मीद, मतलब मेरे ख्याल से बहुत लोग यहाँ पे नहीं करते होंगे ऐसा। पीपल आर सिटिंग इन अ कैफे, तो वो वहाँ पर जो है स्मोक भी कर रही हैं महिलाएं, हुक्का भी है, पीपल आर सिटिंग, डेट्स पे लोग जा रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि हर जगह पाबंदी है। कुछ जगहों पर जहाँ कोई धार्मिक बिल्डिंग है या कोई सरकारी बिल्डिंग ही है बिल्कुल, जिसमें आप सीधे सरकारी किसी ऑफिशियल से मिलने जा रहे हैं, जैसे हम अगर किसी से मिलने गए तो हमें फिर हमारे साथ जो ट्रांसलेटर्स वगैरह हैं वो लोग कहते हैं कि इट्स बेटर कि आप प्लीज़ कवर करें बिकॉज आप सरकारी इमारत में हो, क्योंकि सरकार का ये वो है। उसमें भी दे जस्ट एक्सपेक्ट यू कि आप एक हेड कवर स्कार्फ ले लें, दैट्स इट, और मॉडेस्टली ड्रेस्ड हों। तो वो है, बट पाबंदी नहीं है कि अगर आपने पहनना नहीं है या सर पे आपने नहीं ढका है तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और आपको सड़क पे खड़े नहीं होने दिया जाएगा। एक और चीज़ मैंने नोटिस की, वो क्या है कि बहुत जगहों पे क्या है कि लोग, आपको कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं कह रहा है, आपको कोई सिक्योरिटी ऑफिशियल ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन आम लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, कि आपने नहीं ढका है सर। तो आपको मिले ऐसे लोग? ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ। ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ। एक बार हम कुंभ में थे और वहाँ पे इन भारतीयों ने एक वो लगाया था, सबील कहते हैं ना, शरबत वगैरह लोगों को दे रहे थे, सबील लगाई थी उन्होंने, एक मौका था इंडियन। वहाँ पे हम इंटरव्यू कर रहे थे लोगों का और मैंने स्कार्फ लिया हुआ था, मगर बात करते करते मेरा जो वो है, मुझे नहीं ख्याल रहा, वो स्कार्फ गिर गया। एक गाड़ी गुजर रही थी जिसमें पति पत्नी बच्चा बैठा हुआ था, तो जो गाड़ी वाला ड्राइवर था उसने गाड़ी रोक ली और उसने कुछ कहना शुरू किया, ही वाज सेइंग समथिंग इन पर्शियन, वो पर्शियन में कुछ कह रहे थे। तो वो मुझे कुछ समझ में तो आया कि शायद ये मुझे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, पर मुझे ख्याल नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, हम लोगों को क्योंकि आदत नहीं है तो कभी कभी आपका स्लिप कर गया तो आपको ध्यान भी नहीं है। मैंने बात करी और उस वक्त तक मेरा ख़त्म हो गया, मगर वहाँ जो आम लोग मौजूद थे जिसमें से कुछ पर्शियंस भी थे, वो जो ईरानी लोग थे वो गए और उन्होंने जाके उससे बात करनी शुरू की, उसे समझाना शुरू किया। हमने उसके बाद 2 और इंटरव्यूज़ ख़त्म कर लिए और वो बहस चलती रही कि वो आदमी सड़क पर रुक के उसने इतनी देर बहस की, जैसे कि वहाँ ईरानी लोगों ने ही जाके कहा कि नहीं कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने जाके कहा कि कोई मसला नहीं है भाई, आप जाएँ यहाँ से। लेकिन जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, जो पुलिस थी, वो उनको कह रही थी कि कोई मसला नहीं, जाने दें भाई, कोई बात नहीं। और वो आदमी अड़ा हुआ था, लड़ रहा था कि नहीं भाई क्यों सर नहीं कवर किया हुआ है। तो मैं बार बार उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि मैंने किया हुआ था सर कवर, अभी गिर गया और मुझे नहीं एहसास रहा इस बात का। आप मेरी तरफ से उनसे कह दें कि मतलब इफ़ ही इज़ ऑफेंडेड देन आई सीक हिज अपॉलजी, बट वो मानने को तैयार नहीं। तो इस तरह के आम लोग आपको कभी कभी दिख जाएंगे जो ऑब्जेक्ट शायद कर दें, मगर ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपसे बात करना शुरू कर देंगे। कि हम एक जगह दिखा रहे थे एक बार कि
आइसक्रीम की दुकान है, देखिए जूस की दुकान है, लोग टेंशन बढ़ रही है हॉर्मूज पे, और यहाँ आइसक्रीम लोग खा रहे हैं। आइसक्रीम खा रहे हैं। तो जो आइसक्रीम खा रहे थे व्यक्ति, उन्होंने मुझे फ़ौरन अपनी आइसक्रीम दिखाई, फिर उन्होंने कहा कि आप खा लें जाके। और तो वेरी वेलकमिंग ऑल्सो, लोग बहुत वेलकमिंग भी हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं इंडियंस एक दो तीन छोटे छोटे सवाल, और मैं चाहूँ छोटे छोटे आंसर करते हैं, क्योंकि फिर इसको सेकंड पार्ट में हम बाकी हाँ, हिस्सा। फिर बहुत सारी बात और करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इंडिया के बारे में लोग क्या सोचते हैं? जब आप वहाँ गई, लोगों को पता चला कि आप हिंदुस्तान से आई हैं, तो जो पूरे इस वॉर सिचुएशन में इंडिया का जो रुख रहा है, और इंडिया के जो कल्चरली, क्योंकि हम कल्चरली हम लोग बहुत सिमिलर हैं, तो वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, हिंदुस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसे वेलकम किया, क्या एक्सपीरियंस है? बहुत वेलकमिंग है हिंदुस्तान को लेके, हिंदुस्तानियों को लेके। ये हमेशा कहते हैं कि हम कल्चरली बहुत मिलेनियल्स से हमारा संबंध है। तो और जो पहले भी हम बात कर रहे थे कि ईरानी अपने आप को एक सिविलाइजेशन के तौर पर अपने आप को मानते हैं कि हम एक पुरानी सिविलाइजेशन है, हमने दुनिया आर्किटेक्चर से मैं हमारा में सब कुछ देखा है, और हमारा बहुत कुछ मिलता, मतलब एसोसिएशंस हैं हमारे हिंदुस्तान के साथ, और वो उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ईरानी। और जिस तरह से देखिए, जब आयतुल्लाह अली खामनेई को जब मारा गया, जिस तरह से हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुआ, उसको भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि देखिए यहाँ पर तमाम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, यहाँ से लोगों ने दवाएं और तमाम और सामान भेजे, तो यहाँ पर लोग हमारे बारे में फील कर रहे हैं, इसका उन्हें एहसास है। तो वो पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है उसको महसूस करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। फिल्मों को तो पसंद करते ही हैं, हमारी गाने वाने। इस वॉर सिचुएशन में हिंदुस्तान उनका दोस्त है, मतलब वहाँ की पब्लिक, मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा जी, लेकिन पब्लिक हिंदुस्तानियों को अपना दोस्त मानती है, अपना हमदर्द भी हमदर्द मानती है पब्लिक, और मानती है कि हिंदुस्तान के लोग उनके दर्द को महसूस करते हैं, हमदर्द हैं। दूसरा एक सवाल जो 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 मुझे लगता है कि आप वहाँ गई थी, आपके दिमाग में भी रहा होगा और हम सबके दिमाग में भी था, आज भी मेरे दिमाग में है, कि जब आप तेहरान में थी तब हॉर्मूज जाने की आपने कोशिश ज़रूर करी होगी, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ और कोई भी जर्नलिस्ट चाहेगा। हॉर्मूज आप पहले बताइए कि क्या कोशिश कर रही थी, हॉर्मूज आप जा पाई नहीं जा पाई, ये भी बताइए। और दूसरी चीज़ कि हॉर्मूज की सिचुएशन क्या थी? हॉर्मूज़ हम नहीं जा पाए, लेकिन हमने जाहिर सी बात है कोशिश बहुत की। एक वक्त तो ये हो चुका था कि जो इन लोगों से हम बात कर रहे थे लगातार ईरान में, वो उन्होंने मुझे हॉर्मूज़ लेडी कहना शुरू कर दिया था कि ये जो ये हॉर्मूज़ लेडीज़ अगैन हियर, ये फिर से कहेगी कि हॉर्मूज़ ले जाइए हमें। तो हम उन्हें तमाम तरह की तसल्लियाँ दे रहे थे कि हमें इशू नहीं है। वो हमारी सिक्योरिटी को लेके कंसर्न थे कि आपकी हम, क्योंकि उस वक्त तक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स हैड स्टार्टेड मूविंग, मूवमेंट्स हो गए थे, डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव थे। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ क्या होगा, इस वजह से हम आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। मगर हम जाहिर सी बात है परसिस्ट करते रहे, बार बार मैं कहती रही कि नहीं हमें जाना है, इट इज़ द बिगेस्ट स्टोरी। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी स्टोरी हॉर्मूज़ है, और हम वहाँ जाना चाहते हैं। अफसोस कि हम वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन उस वक्त हालात बहुत तनावपूर्ण थे हॉर्मूज़ में। हम जब पहुँचे उसके 2-3 दिन के बाद तनावपूर्ण हो गए, और फिर जब नहीं मतलब लगा एक वक्त की बिल्कुल ब्रिंक पे है ना, अभी बस शुरू हो जाएगा युद्ध, मगर वैसा नहीं हुआ। एक दूसरे पर हिट किया, टारगेट किया, लेकिन वो युद्ध की स्थिति तक नहीं पहुंचा, बिगड़ती ब्रिंक से लगा कि वापस आ गए, वहीं तक रहे। तो मैंने फिर दोबारा ये बात बोली कि देखिए अब तो युद्ध नहीं हुआ, अब हम चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं देखिए अभी भी तनाव बना हुआ है लगातार, हमारा यूएई के साथ तनाव बना हुआ है, और यूएई की तरफ से भी कुछ हो सकता है, या हम भी। यूएई का जब आपने बताया तो मुझे ध्यान है कि यूएई की जो आर्मी है उसका 50% ईरानियन लोग हैं, और यूएई पे सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं। यूएई से इतनी दिक्कत क्यों है? क्या ये समझते हैं कि यूएई मोल है अमेरिका का, इसलिए? इफ़ आई वर टू कोट, ईरान में हमें कहा किसी ने कि वो मानते हैं कि यूएई ट्रोजन हॉर्स है अमेरिका और इजराइल के लिए। तो ईरान बहुत क्लियर है इस मुद्दे पर कि यूएई उनका प्रॉक्सी है, मतलब वो ये मानते हैं, ऐसा समझते हैं कि यूएई अमेरिका और इजराइल के प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है, और इस वजह से उनके टारगेट पर है, मतलब ईरान के टारगेट पर है यूएई। और एक इसको आप इस तरह से भी समझिए कि अगर हम कंपैरिजन पूछें उनसे कि सऊदी अरब और यूएई, आप दोनों को क्यों, कैसे डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं आप ना, मतलब दोनों डिफरेंशिएशन तो नहीं है। सऊदी अरब की भी अमेरिका के साथ उतनी ही दोस्ती है, यूएई की अगर उतनी है तो फिर आप ये डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं? हालांकि वहाँ पे भी, हाँ, दोनों जगह हुए, यूएई से तो मतलब यूएई में ज्यादा हुआ है। कि तो ये जो
उनका कहना है, जो हमारी बात हुई उसमें उनका कहना है कि ये डिफ्रेंसिएशन हम समझते हैं, हम ये डिफरेंस, तो बेसिकली ईरान में वो ये डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं कि सऊदी अरब अलग है, सऊदी अरब के साथ वो अपनी जो लाइंस हैं उन्होंने ओपन रखी हैं, कोई भी जो कन्फ्यूजन है, कोई भी अगर किसी तरह का तनाव पैदा होता है तो उसके बारे में वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे को मतलब एक विरोध नहीं है, ये है कि ठीक है आप करेंगे अगर समर्थन अमेरिका का, आप अपना बेस देंगे तो हम हमला कर देंगे, लेकिन वो उसे सऊदी अरब को यूएई की कैटेगरी में नहीं रखते। देखिए यूएई से तो सुमेरा मतलब उन दोनों के समझे रोटी बेटी का जो रिश्ता बोलते हैं वो है। उनके यहाँ यूएई की आर्मी में ईरानियन लोग हैं, वहाँ की बहुत सारी कम्युनिटी है जो ईरानियन लड़कियों से शादी करते हैं, दोनों के यहाँ शादियों के रिश्ते हैं, बहुत ही कल्चरल पीपल टू पीपल कनेक्ट है। अभी तो ये तो बड़ा इसका क्या असर होगा? अभी स्टेटमेंट आया है ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री उनकी तरफ से भी कि कुछ ईरानियों के साथ वहाँ यूएई में किसी तरह का कुछ व्यवहार हुआ, उसको लेके उन्होंने अपने जो वहाँ पर एम्बेसी है उसको, अपने जो भी काउंसलेट है उन तमाम लोगों को अवेयर किया है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि ईरानियों के साथ बदसलूकी ना की जाए। यानी यूएई में भी ये घटनाक्रम शुरू हो चुका है, मतलब तनाव है क्योंकि यूएई और ईरान के बीच तनाव है, लेकिन आप ये समझें कि ईरान में ये डिफरेंशिएशन उन्होंने कर लिया है कि आउट ऑफ ऑल दीज, इन सब देशों में से, मतलब कतर, सऊदी अरब, यूएई जो है वो हमारा यूएई हमारा सामने का दुश्मन है। मतलब उनका ये मानना है कि ये आपके वहाँ की जनता जो ईरानियन पब्लिक से आप बातचीत कर रही थी, उनके अंदर भी ये खटास दिखाई दे रही थी आपको? हाँ, उनके अंदर भी ये फीलिंग है और सरकार के अंदर भी ये फीलिंग है, और ये वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग रख रहे हैं। ये अलग हैं, हम इनसे अलग तरह से डील करेंगे, और यूएई अलग है, अगर यहाँ से कुछ होगा तो इसको तो हम भरपूर जवाब देंगे, इसको तो हम सबक सिखाएंगे। चलिए एक अब तो मेरे ख्याल से मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे याद है कि आप ऐसी ही एक सिचुएशन में बिल्कुल जब पीक ऑफ द वार आप गई थी कीव जी, उस दौरान भी आप वहाँ थी और आप फिर यहाँ पहुँच गई ईरान। तो ये दो एक्सपीरियंस आपके पास जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है किसी जर्नलिस्ट के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दोनों सिचुएशंस में आपने तबाहियां देखी हैं, आपने दोनों जगह टेंस माहौल देखा है। क्या फ़र्क था जब आप कीव में थी, वहाँ की जो दहशत आपको महसूस हो रही थी वहाँ की हवाओं में, और जब आप तेहरान में थी, क्या फ़र्क है? क्या सिमिलर है या नहीं? देखिए दोनों जंग थोड़ी सी फ़र्क थी। यूक्रेन वाली में ग्राउंड ऑफेंसिव था, मतलब ज़मीन पर थी रशिया की फोर्स, और जब हम कीव पहुंचे थे तब रिट्रीट कर रही थी, तो मतलब बिल्कुल कीव के दरवाजे तक आ चुकी थी रशियन फोर्सेस, एकदम मतलब कीव के शहर के बाहर के इरपिन, बूचा बिल्कुल पास तक थे, मतलब सैटेलाइट जैसे अगर अब दिल्ली में है तो नोएडा तक तो मौजूद थी रशियन फोर्सेस। तो ग्राउंड फोर्सेस थी, हमले बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए फ़र्क तो है थोड़ा सा कि ईरान में ग्राउंड फोर्सेस तो नहीं है, जो भी कुछ होगा हवाई हमला होगा, आप मिसाइल ही मारेंगे, आप ड्रोन ही मारेंगे, ज़मीन पे तो नहीं है, तो इसलिए आपकी सड़क पे लड़ाई होने की या फ़ौरन ऐसा आ जाएगी ऐसा गुंजाइश नहीं है, तो ये अंतर है। तो मगर उसके बावजूद जब हम कीव में थे तो कीव में कर्फ्यू होता था 5 बजे के बाद, आपको कहीं भी बाहर निकलना है तो आप 10 बजे से 5 बजे के बीच में बाहर निकलें और 5 बजे आप वापस आ जाएं, क्योंकि कर्फ्यू होगा, चेक पॉइंट्स जगह जगह थे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसलिए क्योंकि युद्ध भी थोड़े अलग हैं, इसलिए हम वो एक कंसेशन दे सकते हैं कि मैं युद्ध की बात है, मैं तो वहाँ के लोग, जब आप वहाँ हैं तो वो कहाँ, चलिए मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, कहाँ, देखिए थोड़ा सा तो डर लगता है सबको, तो वो डर आपको तेहरान में लग रहा था या जब आप कीव की गलियों में घूम रही थी, क्योंकि वहाँ भी कैफेज खुले हुए थे, लोग बैठे हुए थे? तेहरान में तो नहीं महसूस होता आपको, तेहरान में आपको कीव ज़्यादा डिफिकल्ट था। कीव ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि कीव में मैं बता रही हूँ कर्फ्यू था, कीव में चेक पॉइंट्स बहुत ज़रा सी जगह पे थे। तेहरान में इस तरह से हर जगह चेक पॉइंट्स हो, कर्फ्यू लगा हो, आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप जिस होटल में हैं बस आप वहीं खाना खा सकते हैं और कहीं आपको खाना नहीं मिलेगा, या आपको जो रेस्टोरेंट मिलेंगे वो दिन में ही खुले हुए मिलेंगे, शाम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल पीक था युद्ध का उस वक्त। यहाँ तेहरान में ऐसा अभी भी नहीं था जब हम गए, ऐसा युद्ध के ज़माने में भी नहीं था, मतलब जब एक्टिव युद्ध हो रहा था, जब हमले किए जा रहे थे तब भी बंद नहीं हो रहा था कुछ भी, तो वो अंतर है। लोगों में भी मुझे अंतर दिखाई देता है, मतलब एक तरह का अंतर है कि जिस तरह से यहाँ सेलिब्रेशन था, ईरान में तो मतलब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं शहादत को। आप डेमोन्स्ट्रेशंस में जिस तरह से हिस्सा ले रहे हैं। एक व्यक्ति जिनसे हमारी मुलाकात हुई, हमारे मित्र हैं, उनके जानने वाले हैं, तो उनसे मुलाकात हुई, वो हमें लेने आए अपनी गाड़ी में, तो उन्होंने गाड़ी
का बोनट खोला और उसमें वो सामान रख रहे थे, तो उसमें झंडे पड़े हुए थे बहुत सारे ईरान के। तो उन्होंने हटा के लिए, अरे असल में ये ना हम शाम में हमारे बच्चे जिद करते हैं, हमें उन्हें लेके जाना होता है, तो गाड़ी में ही रखे हुए ना झंडे गाड़ी में, हर किसी की गाड़ी में झंडे रखे हैं, क्योंकि शाम में तो सबको जाना ही है। तो शाम में वो इकट्ठा होंगे, बच्चे जिद करेंगे कि हम शाम में वहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो पूरा एक सेलिब्रेशन जैसा है, वो डेमोन्स्ट्रेशन जो एक सेलिब्रेशन भी है अपने आप में। तो वो आप, मुझे नहीं लगता किसी और मुल्क में आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, जब युद्ध जैसी स्थिति हो, जब एयर रेड हो अलर्ट, जब ये कहा जा रहा हो कि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, फिर भी लोग उसी तरह से सड़क पर हों। तो क्या कहता आपका एक्सपीरियंस, लास्ट कमेंट, मुझे आपका लगता है एक्सपीरियंस अगर 2 शब्दों में बोलें तो आप क्या कहेंगी? 1-2 लाइन में बताइए कि आपका ये जो एक्सपीरियंस ईरान जाना, पहली जर्नलिस्ट, टीवी जर्नलिस्ट जो ईरान में गई हो, जिसने ईरान को देखा हो, ये तो बहुत सारे लोग सुनना भी चाहेंगे और बहुत सारे जो यंग जर्नलिस्ट हैं वो सीखना भी चाहेंगे। एक तो ये कि जाना चाहिए। हम वैसे भी कहा जाता है ना कि ट्रैवल करने से आपको बहुत सारी चीजें, लेकिन ये कोई ट्रैवल नहीं है ना, ये लोगों ये को टूरिज्म नहीं ये है। टूरिज्म नहीं है, मगर मैं कह रही हूँ आप जाएंगे तो, हम जैसे गए तो हमें बहुत सारी जो हमारे मन में सवाल थे वो उनके जवाब हमें मिले वहाँ। कि आपको जिस तरह की पाबंदियों की बात की जाती है तो शायद वैसी नहीं थी, या लोगों के बारे में हमें ईरान के लोग क्या कर रहे हैं, जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि वो सेलिब्रेशन जैसा लगता है उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन है, वो हर दिन वहाँ जा रहे हैं, कर्फ्यू लग जाते हैं, लोग भाग खड़े होते हैं, जो दुकानें हैं वो खाली हो जाती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, मैंने किसी TV9 के लोग पहचानते हो? और पहचानते हैं। अब वहीं क्योंकि वहाँ के बड़े बड़े कमेंट्स हमारे वीडियोस में आते रहे हमेशा से, पहचानते हैं। और उसके बाद हम ओमान गए, वहाँ पर भी हमें लोग मिले जो TV9 देखते हैं। अब इंडियन डायस्पोरा ही है जो देखता है, मगर देखते हैं इंडियन डायस्पोरा है तो हिंदी भाषी, उर्दू समझने वाले, हिंदी समझने वाले बहुत सारे तो लोग वो लोग देखते हैं और पसंद भी करते हैं और देखते भी हैं। तो हमें देखने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन अपने आप में एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति में आप बहुत सी चीजें मान के चलते हैं कि इस तरह का होगा माहौल वहाँ पे, या इस तरह की स्थिति होगी, जो नहीं थी। उसके बिल्कुल उलट स्थिति वहाँ दिखाई दी हमें। तो चलिए, तो मुझे लगता है बहुत सारे दर्शकों की पिक्चर जो है वो क्लियर हुई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, अभी बहुत कुछ और बताना है। कुछ सुमेरा को किससे याद आते रहेंगे, फिर एक दिन हम लोग इसके ऐसे ही बैठक लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अभी तो युद्ध की स्थिति है, मगर युद्ध खत्म हो जाए तो भी कभी जाना चाहिए लोगों को, तेहरान मेरे ख्याल से हॉर्मुज सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला आने वाले कुछ 5-10 साल में। तेहरान भी खूबसूरत शहर है, ईरान भी खूबसूरत शहर है, सड़कें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अभी की फिलहाल की स्थिति में तो विदेश यात्रा ना करें। हाँ जी हाँ। और थोड़ा सा तेल बचाएं, यही एक संदेश। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सुमेरा।